गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 6वीं सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम विज्ञान विषय के घटकों का अध्ययन कर रहे थे। आज हम देखेंगे सजीवों की विविधता और वर्गीकरण यानी डायवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। इसके अंतर्गत यह चौथे भाग में हम प्राणियों का वर्गीकरण करेंगे, प्राणियों की विविधता और उनकी वर्गीकरण डायवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राणियों की विविधता और वर्गीकरण डायवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन इन एनिमल। देखो दोस्तों कि पर्यावरण में टिके रहने के लिए भिन्न भिन्न प्राणियों में अलग अलग आकार धारण किए, यानी किसी प्राणियों का आकार एक जैसा नहीं है, हर प्राणियों का आकार अलग अलग तरह के होता है। उनकी वनस्पतियों की भांति ही प्राणियों में भी शारीरिक रचना की में विविधता पाई जाती है। जैसे आंखों में दिखाई न देने वाला अमीबा हो, या फिर सबसे बड़ा आकार में सबसे बड़ा हाथी हो, उसके अलावा और सबसे छोटा सा घोंगा हो जो जमीन पर रेंगने वाला घोंगा हो, या फिर पानी में तैरने वाली मछली हो। इनके आकारों की देखेंगे कि आकाश में उड़ने वाला चील किस प्रकार से उड़ता है, या फिर फूलों की ओर चारों ओर मंडराने वाली तितलियां हो। इनके आकारों में इनके शारीरिक रचना में विविधता हमको पाई जाती है। जैसे दीवार पर रेंगने वाली छिपकली को देखेंगे तो इस प्रकार की कई प्राणियों की विविधता हमको दिखाई देती है। इसी विविधता के कारण प्राणियों का प्रत्येक प्राणी के सिर, गर्दन, धड़, पूंछ और तथा उनके हलचल करने के लिए हाथ पैर जैसे अवयव होते हैं। यानी प्रत्येक प्राणी को सिर, गर्दन, धड़, पूंछ तथा हलचल करने के लिए हाथ और पैर जैसे अवयव होते हैं। शरीर की विभिन्न क्रिया करने के लिए विभिन्न अंग संस्थान भी होते हैं, यानी शारीरिक क्रिया करने के लिए उन सभी प्राणियों को अंग संस्थान भी होते हैं। इस दृष्टि से प्राणियों की विविधता पाई जाती है। इसी दृष्टि से प्राणियों में विविधता पाई जाती है। जहां उन्हें भोजन उपलब्ध होता है उसी जगह पर प्राणी पाए जाते हैं। हमने कहा यह सामान्य है कि जहां पर उन्हें भोजन उपलब्ध होता है, जैसे मगरमच्छ को जहां भोजन उपलब्ध होगा वहां पर वही पाया जाएगा। टाइगर जहां पर भोजन दिखाई देता है वहीं पर वो पाया जाता है। जैसे कई देखिए मक्खियां प्राणियों को भोजन प्राप्त करने और भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न भिन्न होती है। इनकी विधियां भी बहुत ही भिन्न भिन्न होती है। जिस प्रकार से वो भोजन ग्रहण करते हैं उनकी विधियां भी भिन्न भिन्न होती है। दोस्तों ये भी ध्यान होना चाहिए कि अपने आसपास में पाए जाने वाले प्राणियों का वर्गीकरण हम नीचे दिए गए तालिका के आधार पर कर सकते हैं। जैसे इसके लिए हमको चाहिए हम www.earthlife.net कुछ संकेत स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। www.discovery.com, www.seaworld.org यानी सी वर्ल्ड, यह समुद्री प्राणियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। www.kidsgowild.com, www.worldwildlife.com, www.nationalgeographic.com। इन संकेत स्थलों की सहायता से हम नीचे दी तालिका के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। प्राणियों के नाम, भोजन कौन से है और भोजन कैसे खाते हैं, कहाँ रहते हैं और इनकी विशेषताएं कौन कौन सी है, इन आधार पर हम वर्गीकरण प्राणियों का कर सकते हैं। प्राणियों की वर्गीकरण करने के पश्चात हम देखते हैं कि उनका आकार के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है, अर्थात कोशिका के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया जाता है। अब कोशिकाओं के आधार पर वर्गीकरण करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग हम कर सकते हैं कि गड्ढे की पानी की बूंद का सूक्ष्मदर्शी में प्रेक्षण करने पर हलचल करने वाली असंख्य सूक्ष्मजीव दिखाई देंगे। क्या करना है हमको कि किसी गड्ढे का पानी लेना है और उसके पानी की एक बूंद उसको सूक्ष्मदर्शी में डालना है। सूक्ष्मदर्शी में रखने के पश्चात हमको एक विभिन्न तरह के असंख्य सूक्ष्मजीव, हलचल करने वाले सूक्ष्मजीव हमको दिखाई देंगे। वही सूक्ष्मजीव अमीबा है। निरंतर हलचल करने वाला अमीबा पैरामीशियम यह एक कोशिकीय प्राणी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। घोड़ा, भालू, कछुआ जैसे अनेक प्राणी बहुकोशिकीय प्राणी यानी मल्टी सेलुलर है, अर्थात
कोशिकाओं के आधार पर हम प्राणियों का दो भागों में विभाजन कर सकते हैं। एक है एक कोशिकीय प्राणी और दूसरा है बहुकोशिकीय प्राणी, यानी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। उसके बाद देखते हैं कि सभी प्राणियों के पेट के बीच में हड्डियों की माला होती है जिसे मेरुदंड कहते हैं। अब मेरुदंडधारी तथा मेरुदंडहीन प्राणियों का दो समूह में वर्गीकरण होता है, कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणी। अब कशेरुकी प्राणी और अकशेरुकी प्राणी किसे कहेंगे? देखिए, सांप, मछली, पक्षी, मनुष्य, कंगारू आदि कशेरुकी प्राणी है, क्योंकि इनके कशेरुकी प्राणी है, यानी इनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। इनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। इन प्राणियों को वर्टिब्रेट्स कहते हैं। सांप, मनुष्य, पक्षी, मछली, कांगारू इनके मेरुदंड होता है। अब घोंगा, तिलचट्टा, केचुआ यह प्राणी मेरुदंड नहीं होता, इनके मेरुदंड नहीं होता। इनके कारण इनको अकशेरुकी प्राणी अर्थात इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। यानी कशेरुकी और अकशेरुकी के आधार पर, मेरुदंड के आधार पर उनका दो भागों में विभाजन होता है, कशेरुकी और अकशेरुकी, यानी वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तीसरा प्रकार देखते हैं, प्रजनन के आधार पर उनका प्राणियों में दो प्रकार से विभाजन होता है। पहला है अंडज और दूसरा है जरायुज। अब अंडज किसे कहेंगे? देखिए, मुर्गियां अंडा देती है तथा उन्हें सेती भी है। ऐसे प्राणी को अंडज कहते हैं। जो अंडे की सहायता से प्राणियों का प्रजनन करते हैं उनको अंडज कहते हैं, ओविपोरस कहते हैं, ओविपेरस। अब दूसरा है जरायुज। अब जरायुज किसे कहेंगे? गाय बछड़े को जन्म देती है, गाय के बछड़े की वृद्धि गाय के शरीर में ही होती है, इन्हें जरायुज यानी विविपोरस कहते हैं। ओविपोरस और विविपोरस, इस प्रकार से प्रजनन क्षमता के आधार पर दो भागों में हम वर्गीकरण कर सकते हैं। उसके बाद हम कर सकते हैं वर्गीकरण कि प्राणियों के अधिवास के आधार पर, जैसे इस प्रकार से हमने अधिवास के आधार पर वनस्पतियों का वर्गीकरण किया था, उसी तरह से हम प्राणियों के अधिवास के आधार पर भी प्राणियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे थलचर प्राणी और जलचर प्राणी, यानी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक प्राणी। पर उनके आधार पर और दो भाग बता सकते हैं कि उभयचर एम्बीफोरस और नभचर यानी एरियल। देखिए दोस्तों, थलचर प्राणी अर्थात वो कौन से प्राणी है कि थलचर प्राणी यानी जमीन पर रहने वाले प्राणी, मेंढक, सैलेंडर तथा टोड जैसे प्राणी जमीन के साथ साथ पानी में भी रहते हैं, तो इसलिए उनको उभयचर प्राणी अर्थात एम्फीबियस कहते हैं। थलचर अर्थात जमीन पर रहने वाले, जलचर अर्थात पानी में भी रहने वाले। पर वो जो प्राणी जो दोनों जगह पर रहते हैं उनको कहेंगे उभयचर अर्थात एम्फीबियस के साथ साथ देखिए दोस्तों, केचुआ है, मेंढक है, जमीन के साथ साथ पानी में भी रहते हैं। चील, गरुड़, कौवा, तितलियां ये प्राणी विभिन्न स्थानों के साथ साथ हवा में भी उड़ते हैं, यानी कई जगह पर रहने के साथ साथ हवा में भी उड़ते हैं। अब ऐसे प्राणियों को हम नभचर कहते हैं, यानी एरियल कहते हैं। देखो दोस्तों कि सजीव सृष्टि की वनस्पतियों तथा प्राणियों में बहुत बड़ी विविधता पाई जाती है। प्रत्येक वनस्पति तथा प्राणी में अपनी विशेषताएं होती है। सजीव सृष्टि की विविधता की रक्षा करने के लिए हम सभी को प्रयास करना आवश्यक है। जिस प्रकार से हम वनस्पतियों को, प्राणियों को वर्गीकरण कर सकते हैं, इनका अध्ययन हम घर बैठे भी कर सकते हैं उपक्रम के आधार पर। पौधों को घर जाकर देखना है और उनकी वहां की वनस्पतियों का वर्गीकरण करना है कि हमारे घर के आसपास जो भी वनस्पतियां पाई जाती है उनका वर्गीकरण हमको करना है। चिड़ियाघर में जाकर उसका परीक्षण करना और वहां के प्राणियों का विविधता के विषय में जानकारी प्राप्त करना। वनस्पतियों की विविधता पर निबंध लिखो। ग्रीष्म ऋतु की विभिन्न वनस्पतियों के बीजों का संग्रह करो और उन्हें वर्षा ऋतु में खाली जगहों पर डाल दो, यानी बंजर जमीन, पहाड़ जमीन पर डालकर उसका संग्रह कर सकते हैं। इस आधार पर
हम वनस्पतियों की और प्राणियों की विविधता और विशिष्टताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनका संगोपन भी कर सकते हैं।